सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी थी। वर्क के बारे में जाना था हम लोगों ने, एनर्जी के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, यानी कि हमने डिस्कशन कर लिया था कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। तो आज अब हम बात करने वाले हैं कि ऊर्जा का एक प्रकार जिसका नाम है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो बढ़िया सा नोट डाल लो अपनी कॉपी में, गतिज ऊर्जा। बात करते हैं इसकी। जब कोई बॉडी चलती है, यानी कि जब कोई बॉडी मोशन कर रही है, तो मोशन होने के कारण जो उस वस्तु के पास ऊर्जा है, उसकी गति के कारण उस बॉडी के पास, उस वस्तु के पास जो ऊर्जा होती है, उसको अपन कहते हैं गतिज ऊर्जा, है ना। जैसे ये है ना, अभी ये रुकी हुई है, लेकिन मैं इसे फेंकूंगा तो क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगी। अब ऐसे ही उदाहरण ले लो, एक आपके हाथ में पत्थर है, अब आपने वो पत्थर फेंका, दीवार में फेंका या कांच के गिलास में फेंका, तो गिलास टूट जाएगा। तो वो गिलास टूटा कैसे? वो गिलास टूटा आपकी गतिज ऊर्जा के कारण। तो जितनी भी गतिज ऊर्जा उस पत्थर के पास थी, उसने क्या कर दी, उस गिलास को ट्रांसफर कर दी, उस गिलास को दे दी और वो गिलास चटक गया। तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है जब कोई वस्तु गति करे, यानी कि मूव करे, और मूव करने के कारण, यानी कि उसके मोशन के कारण उसके पास जो एनर्जी आ जाए, वो गतिज ऊर्जा। मैं फिर से दोहराऊंगा, यदि कोई वस्तु गति कर रही है, यानी कि चल रही है, और उसके चलने के कारण उसके पास जो एनर्जी होती है, उसको हम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि गतिज ऊर्जा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोशन, वस्तु का चलना। अगर वस्तु चल रही है तो उस पर गतिज ऊर्जा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास अभी कोई गतिज ऊर्जा नहीं है, पर अब मैं चलने लगा तो अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। तो यही चीज समझनी है आपको कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है। जब कोई बॉडी चलने लगती है, व्हेन अ बॉडी मूव, सो एनर्जी possessed by a body due to its motion इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उसके पास होती है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही हमें उदाहरण भी दिया हुआ है। ठीक है, यही हमें उदाहरण दे रखा है। देखो, अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क एंड मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क। यानी कि जो ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से काम कर रहा होगा, वो ज्यादा तेजी से कार्य भी करेगा। मतलब बहुत तेजी से कोई चीज चल रही है तो बहुत तेजी से कार्य भी हो रहा है। ठीक है। अब मूविंग बुलेट, एक गोली चल रही है, तो गोली है। एक ब्लोइंग विंड है, हवा है, जो हवा चलती है। रोटेटिंग व्हील है, घूमने वाला पहिया जो होता है। स्पीडिंग स्टोन है, यानी कि बहुत तेजी से तुमने पत्थर घुमा दिया, या पत्थर लुढ़कता हुआ चला आ रहा है किसी चट्टान से, ये कार्य करता है। ठीक है। नाउ बात करते हैं कि यहाँ पर ये आइडिया आया कहाँ से। तो इन सबके पास कौन सी एनर्जी है? इन सबके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करा रही है? वर्क करा रही है। क्योंकि लास्ट की क्लास में हमने जाना था, बिना ऊर्जा के कार्य नहीं, बिना एनर्जी के यू कांट डू वर्क। तो कौन सी एनर्जी है जो ये वर्क करा रही है? ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो मैं बोल सकता हूं, द एनर्जी possessed बाय मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी कि जब कोई वस्तु मूव करे, गति करे, तो उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो एक्सक्यूज मी, काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी possessed बाय a body due to its motion। क्या होती है गतिज ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा होती है जब कोई वस्तु चले, तो किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। फटाफट से नोट करें, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। नौ बात कर लेते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। देखो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ते, हम उसकी मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, उसकी गणित भी पढ़ते हैं कि इसकी गणित की भाषा क्या है। यानी कि हम जब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की, तो सिर्फ भौतिक विज्ञान में हमने नेचर नहीं देखना, प्रकृति नहीं देखी, उसके नियम भी अध्ययन करने होते हैं, उसके रिलेटेड लॉज जो भी बनता है उनका भी हम डिटेल क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसकी भी स्टडी करते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर अगर हम इसके
फॉर्मूले की बात करें कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा क्या, तो जरा देखते हैं। देखो, अगर मानो कोई बॉडी है, कोई वस्तु है जो कि एक u वेग से चल रही है, मैं यहाँ पर इसका प्रूफ कराना चाहूंगा, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई वस्तु जो है चलना शुरू करती है किसी u वेग से या v वेग से, ठीक है, और उसका द्रव्यमान m है, यानी कि उस वस्तु का मास m है, ठीक है, क्या कर रही है, m मास की बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, इसको इस तरीके से बनाते हैं तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, माना कोई m मास की बॉडी है, ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु है जो स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, ठीक है, किसमें थी, रेस्ट में थी, रेस्ट पोजीशन में, यानी कि विराम अवस्था में, रेस्ट में। अब ये चलने लगी तो इसने कुछ विस्थापन किया होगा, कुछ ना कुछ विस्थापन किया, और विस्थापन करके ये इस पॉइंट पर पहुंच गई, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंच गई, यानी कि यही m द्रव्यमान की वस्तु a पॉइंट से b पॉइंट में पहुंच गई। अब विस्थापन बिना बिना बल लगे तो हुआ नहीं होगा, तो यहाँ पर इस पे बल लगा, जब फोर्स लगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगी, तभी तो विस्थापन होगा, और मान लिया इसका वेग हो गया v, यानी कि इसकी वेलोसिटी हो गई v कुछ टाइम बाद। तो अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो देखो कार्य कैसे देखा जाएगा, कार्य देखा जाता है बल गुणा विस्थापन। भाई कार्य कैसे निकाला जाएगा, इस ए बिंदु से इस बी बिंदु पर जब ये वस्तु चली होगी तो इसने कुछ कार्य किया होगा, तो सर कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। जी सर, समझ में आती बात। अब बल कितना लगा होगा, तो क्या बिना त्वरण के, बिना एक्सलेरेशन के ये बॉडी मूव हुई होगी, नहीं, तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, जो बल का सूत्र होता है वो होता है ma, ठीक है सर। और यहाँ पे आ जाएगा विस्थापन। अब सर विस्थापन कितना हुआ, तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तीसरा गति का समीकरण लगाते हैं। जब हम तीसरा गति का समीकरण लगाएंगे तो तीसरा गति का समीकरण होता है v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको बहुत अच्छे से एक बात पता है कि विराम अवस्था में थी तो इसका प्रारंभिक वेग शून्य था, अगर ये शून्य है तो शून्य का स्क्वायर क्या होगा, वर्ग क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2as आ गई, है ना। हम s की वैल्यू को उठा देते हैं, यहाँ से s की वैल्यू को निकालते हैं तो वो निकलेगी v स्क्वायर अपॉन 2a। हमने विस्थापन का मान निकाल लिया, वो निकला v स्क्वायर बटा 2a, और इस s को चिपका दिया यहाँ पर। तो देखो w यहीं पर रहा, m यहीं पर रहा, a यहीं पर रहा, और इस s की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, v स्क्वायर बटा 2a। a ने a को मार डाला, w बराबर आ गया 1/2 m v स्क्वायर, और जो कार्य होता है वही तो ऊर्जा होती है, जितना कार्य हुआ होता है उतनी ही ऊर्जा होती है, तो ये कार्य जो है ऊर्जा है, किसके कारण, इस गति के कारण, इसलिए इसको कह दिया गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, काम खत्म, इतना जूल, इतना जूल इसकी इकाई है, सिंपल। तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा का सूत्र आता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ यानी कि आधा, m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग और उसका वर्ग। तो गतिज ऊर्जा दो चीजों पर निर्भर कर रही है, एक द्रव्यमान पर और दूसरे उसके वेग पर, यानी कि द काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन टू थिंग, फर्स्ट वन इज द मास ऑफ द बॉडी एंड सेकंड थिंग इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो जल्दी से इसे नोट कर ले एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं हमने कैसे सूत्र निकाला है। m वस्तु का द्रव्यमान था जो विराम अवस्था में थी, इस पे कुछ F बल लगा, जिस बल के कारण ये त्वरित हुई और त्वरित होकर B पोजीशन में पहुंच गई, यानी कि एक्सेलरेटेड हुई और एक्सेलरेट होकर B पॉइंट पे आ गई। अब एक्सेलरेशन आया होगा तो वेलोसिटी का चेंज आया होगा, यानी कि त्वरण तभी आता है जब वेग बदलता है, तो बिल्कुल बदल रहा है, देखो विराम अवस्था में थे V हो गया, ठीक। कितना विस्थापन हुई है, S विस्थापन हुई है। हमें पता है कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। अगर हम कार्य की बात करें तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F इजिकल टू ma। लगाया, S की जगह S रह गया, ma आ जाएगा, S की जगह क्या निकलेगा, तो S का मान निकाल लेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के तीसरे समीकरण से हमें पता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। पॉइंट यहाँ पर यह है कि v तो जीरो था,
जब v 0 था तो ये v तो हट u तो हट जाएगा, यानी कि विराम अवस्था में था, तो प्रारंभिक वेग तो इसका शून्य था। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर की जगह हो गया 0 का स्क्वायर और 2as, जिसका मान कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2as, ये बन जाएगा ना। हमने इस v स्क्वायर के लिए यहाँ s निकाल लिया, तो s का मान बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 है। इस s को हमने कहाँ चिपका दिया, यहाँ पर, तो ma की जगह ma, s की जगह आया v स्क्वायर अपॉन 2 है, a से a कट गया, w की जगह w, इस 1/2 को हमने आगे लिख दिया, m को यहाँ लिख दिया और v का स्क्वायर है यहाँ लिख दिया, तो हाफ mv स्क्वायर बन गई कोएफिशिएंट। तो गतिज ऊर्जा, जो भी किया गया कार्य होगा वही गतिज ऊर्जा रही होगी, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर, इकाई होगी जूल, दैट्स इट। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर अब इसके आगे मैं आपको एक और नई चीज बताऊंगा जिसको हम कहते हैं कार्य शक्ति परमेय वर्क एनर्जी थ्योरी। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि क्या होता है कार्य शक्ति परमेय, यानी कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे सभी के सभी। वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य शक्ति परमेय। अगर हमारे पास कभी कोई कार्य या हमें बोल दिया हो कि एनर्जी, यानी कि आपके पास ऊर्जा है और ऊर्जाओं से आपको कार्य निकालना हो, तो क्या यह संभव है। तो यही चीज हमें समझनी है कि ऊर्जा के अंतर को हम कार्य कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और फिर समझते हैं कि ये होती क्या है कहानी, कार्य शक्ति परमेय है क्या। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, छोटी छोटी चीजें लिखते लिखते चलेंगे आगे, कैसे प्रूफ होती है ये चीज वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसे कहते हैं कार्य ऊर्जा परमेय। सर क्या होता है ये, तो ये कहता है कि जब भी आपको कार्य निकालना होता है तो आप गतिज ऊर्जा के अंतर से कार्य निकाल सकते हो। यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो भी कार्य हुआ होगा, दो पॉइंट्स के बीच जो भी कार्य हुआ होगा, जो भी वर्कडन होगा, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, विद द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कार्य बराबर होगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी कि द वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहले से नोट करें, फिर देखते हैं फॉर्मूला आता क्या है। जैसे मैं इसका एक सूत्र यहाँ पर और बताना चाहूंगा, फिर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। माना m द्रव्यमान की वस्तु है, u वेग से चल रही है। इससे पहले क्या हो रहा था, u नहीं था, विराम अवस्था से चल रही थी। अब m द्रव्यमान है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मानो मैं हूं यहाँ पे खड़ा, मेरा मास क्या है, m है, मैं कितनी वेग से चल रहा हूँ, मैं u वेग से चल रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी u है, हल्के हल्के चल रहा हूँ ना, देखो मैं आगे चल रहा हूँ हल्के हल्के। हुआ क्या, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे को हल्के हल्के चल रहा हूँ मैं। अब मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो पहले मैं कैसे चल रहा था, पहले मैं हल्के चल रहा था, यानी कि मेरे पास कुछ u वेग था। अब कुछ समय बाद, कुछ विस्थापन करने के बाद मेरे पास कितना वेग आ गया, v वेग आ गया, यानी कि मेरे पास m ही द्रव्यमान था। तो मेरी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी रही होगी, हाफ m u स्क्वायर। हाँ सर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा गतिज ऊर्जा जो होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, वो हाफ m v स्क्वायर होता है। और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी कि जो अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। हाँ सर, तो बस इन दोनों का अंतर निकाल देने का है। तो W बराबर आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, और ये होता है हमारा कार्य ऊर्जा परमेय। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस समझना यह है कि ये प्रूफ करते हैं कि आया कैसे। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे फॉर्मूला बनता है। चलिए बात करते हैं कैसे ये प्रूफ होता है। ठीक है, कैसे कार्य शक्ति परमेय निकाला जाता है, कैसे हम दो गतिज ऊर्जाओं के अंतर से कार्य निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस पे, ध्यान से बस इसको याद रखेंगे कि जब हमें दो ऊर्जाएं दे रखी हो तो उन दोनों का अंतर निकाल दो, हमारा कार्य निकल जाए। तो देखो यहाँ पर हमें यही दे रखा है, ठीक है, मैं इसका प्रूफ यहाँ पे करवाता हूँ आपको ना, ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे देखो, माना ये m द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक है, जो कितने वेग से चल रही है, u वेग से चल रही है। अब ये क्यों ही अपना वेग बदलेगी, इसका मन थोड़ी है। हमारी स्कूटी या हमारी बाइक कब तेज भागती है, जब हम भगाते हैं, यानी कि हम उसको त्वरित करते हैं। और त्वरण कब आता है, जब हम उसको फोर्स देते हैं। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आएगा नहीं, ठीक है, विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन डज नॉट टेक प्लेस, या आता ही नहीं है एक्सेलरेशन। जब तक आप बल नहीं लगाओगे तब तक क्या आपकी गाड़ी तेज नहीं भागेगी। तो भाई अगर इसकी चाल बदलनी है तो एक बल लगाओ, यानी कि इसको हमने कुछ धक्का दे दिया।
जिसके कारण ये m द्रव्यमान की वस्तु ने v वेग पकड़ लिया। भाई हमने इसको धक्का दिया, गुड़ुक, ये भागी ढुर, इसने अपनी स्पीड बढ़ा, कितना बढ़ा ली, v वेग बढ़ा लिया। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि ये यहीं की यहीं पे कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो कितना विस्थापन हो गया, s विस्थापन हो गया, और इस बल के कारण एक त्वरण भी आया था। तो देखो फिर से वही सूत्र, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। सर वर्क डन ही तो निकालना है, आपसे पूछा इस ए बिंदु से वस्तु जब इस बी बिंदु पे आ गई तो बताओ कार्य कितना हुआ। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना आता है, एम ए, बल कितना होता है, m इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी हमें पता है। हाँ सर, नाउ फिर से लगाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने कौन सा पकड़ा, फिर से गति का तीसरा समीकरण पकड़ लिया भाई, गति का तीसरा समीकरण। तो यहां हमने इसको लिख दिया कि तीसरा समीकरण। तो क्या होता है तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से 2as का मान निकालेंगे तो निकलेगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। क्या हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र ऐसे ही निकाला था, तो जवाब होगा हाँ। भाई वहां पर क्या किया था, इसका प्रारंभिक वेग 0 मान लिया था, काइनेटिक एनर्जी 0 मान ली थी, है ना। तो यहाँ स्टार्टिंग वाला मतलब प्रारंभिक वेग यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ली थी। तो यहाँ से s का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। भाई s का मान यहाँ से निकल गया सर, s को अकेला छोड़ दीजिए, 2a नीचे चला गया, और इस s भैया को यहाँ से उठा के अब हम लगावत रहे यहाँ पर। तो w की जगह सर w, m की जगह m, a की जगह a, और s की जगह आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। देखो ध्यान से देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कट गया, W इज इक्वल्स टू आया m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। हम सबको पता है W ऐसे रह जाएगा, इसको हम कहेंगे हाफ m, मल्टीप्लाई करो तो v स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर। अब यही तो काइनेटिक एनर्जी अंतिम थी और यही तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, यानी कि अंतर आ गया। यही है कार्य ऊर्जा परमेय, या कार्य हक बोल सकते वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो फटाफट से इसे नोट कर लो, देन अब इस पे बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का दोनों गतिज ऊर्जाओं का अंतर निकाल लिया तो हमारा क्या निकल जाता है, कार्य निकल जाता है। ठीक है, सो वर्क डन इज नथिंग, वर्क डन इज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और चेंज बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो कार्य आएगा वो आ जाएगा दोनों गतिज ऊर्जाओं का अंतर। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लो, अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं हम। ठीक है, चलिए तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्योरम याद रखनी है आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, कार्य शक्ति परमेय क्या कहती है, कि जब भी आपको कोई गतिज ऊर्जा दे रखी हो या वेग दे रखे हो और आपसे कार्य पूछा हो, ठीक है, तो आपको ऐसा फील आ रहा हो क्वेश्चन में कि यहाँ से तो कार्य निकालना पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ एनर्जी ही निकाल पाएंगे, यानी कि यहाँ से हम वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ऊर्जा एनर्जी ही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो तब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अच्छा कोई बात नहीं, एनर्जी के डिफरेंस को भी तो हम कार्य ही कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, देखो ये तो हमने बता दिया लाइक दिस। ठीक है, ये हमने पूरा सॉल्व भी कर दिया है। ठीक, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हमें, क्वेश्चन दिया है हमें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान है 15 किलो, जो चल रही है एक वेग 4 मीटर पर सेकंड से, आपसे पूछा है गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है, आपको एक छोटी सी बात ध्यान में देनी है कि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको हिंट लिखना शुरू करना है। भाई हिंट लिखना शुरू करें, हिंट देते हैं। तो सबसे पहली हिंट यहाँ पर क्या है, मास। तो मास दे रखा है हमें 15 kg, लिख दिया हमने। ठीक है सर, 15 किलो है द्रव्यमान। फिर आगे क्या दे दिया हमें, एक वेग से चल रही, यानी कि वेलोसिटी भी दे दिया, कितना दे दिया, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमसे पूछिए काइनेटिक एनर्जी, जो चीज पूछिए। तो हमने सबसे पहले पता क्या किया, हमने सबसे पहले गिवन डाटा लिख दिया। हमने सबसे पहले वो चीजें लिख ली जो हमें क्वेश्चंस में दे रखी थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है सर, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना।
मुझे जो जो चीज दे रखी थी वो मैंने सारा लिख दिया। तो द फर्स्ट स्टेप, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रथम जो पग होता है या आप कह सकते हो पहला स्टेप होता है, दैट इज ऑलवेज राइट डाउन द गिवन डाटा। हमेशा गिवन डाटा लिखो। स्टेप 2 होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? अब हमसे गतिज ऊर्जा पूछिए, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएं, हाफ एम वी स्क्वायर। आप जब भी न्यूमेरिकल करें मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा आपको ये ऐसे ही करना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हुए आलस भी आएगा कि क्यों लिखूं, मुझे तो याद है, फिर भी लिखना है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होती है, उतना आपको याद हो जाएगा। नाउ के की जगह के, हाफ की जगह हाफ, एम का मान देखो कितना दिया है 15, लगा दिया सर। v का स्क्वायर है तो v कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। आओ इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। अब तो इसे k बराबर हाफ, या मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप नोट करते चलना इसे। k बराबर हाफ 15 और ये आ जाएगा 4 गुणा 4, 4 से कटेगा 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 30 इंटू 4 120, 120 जूल आपकी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है, व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg। वो कह रहा है कितना कार्य होगा जिससे हम वेग को बढ़ा सकें, वेग को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकें। एक कार का 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे में बढ़ाना है, और जिससे कि एक द्रव्यमान 1500 किलो का है, मतलब 1500 किलो की कार है, उस किलो कार को 30 किलोमीटर पर घंटे से 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल पे बदलना है, या कितना कार्य लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन डाटा। तो मास हमने लिख लिया 1500, फिर हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी है 30। अब देखो इस 30 को हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे सर 5/18 से? तो ये बदल जाएगी मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड। तो हमने इसको बदल लिया 5/18 से, याद रख लीजिएगा, जिससे ये मीटर पर सेकंड में बदल जाए। तो 6 3 18, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25/3, ये हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है सर, तो याद रखना किलोमीटर प्रति घंटे को जब भी मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना होता है। अब हमारे पास अंतिम वेग दे रखा है कि 60 किलोमीटर पर घंटे, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को भी तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 60 गुणा 5/18। तो फिर से 6 10, 6 3 18, ये आ जाएगा 50/3। यानी कि इसका प्रारंभिक वेग था 25/3, अंतिम वेग कितना है 50/3। अब हमें क्या करना है, कार्य निकालना है। तो कार्य कैसे निकलता है, दो गतिज ऊर्जाओं का अंतर, तो बस सर निकल तो गया। सो हाफ की जगह हाफ रखेंगे, एम की जगह एम रखेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, छोटी सी कहानी, कि आप यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकाल सकते हो। सर कैसे निकलता है अंतर? तो अंतर के तौर पे आपने क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, आपने क्या निकाला, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर कर देने का आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, कार्य आएगा हमारा हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर हम यहाँ से हाफ को और m को कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ लगाएंगे, m का मान 1500 किलो दे रखा है, v हमने निकाला था 50/3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में माइनस है और u की वैल्यू थी 25/3 का होल स्क्वायर। देखो यही थी ना, यही तो निकाला था हमने, हमारा ये था u, ये था v। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। सर सॉल्व कैसे करना है? तो कुछ भी नहीं करना, हाफ की जगह हाफ, थोड़ा साइड से लिखते हैं इसको, हाफ की जगह हाफ आ जाएगा हमारा, कार्य निकाल रहे हैं हम लोग, हाफ की जगह हाफ, m का मान 1500 है ही। ठीक है, यहाँ पर चाहें तो आप एक बीज गणित में एक हम नियम पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, या तो वो कर लो, या नहीं करना तो एक काम कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो 2500, 50 का आ जाएगा, 3 का हो जाएगा 9,
माइनस 25 का होता है 625, यहाँ आ जाएगा 3, 3 से 9, सॉरी यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 9, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लो, तो ये कटेगा देखो आपका 1/2 1500, ये 9 मैंने उठा के लिख दिया बाहर, और 2500 में से 625 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, क्योंकि इसने इसको हासिल दे दिया, बचा 24, 24 में से 6 जाते तो बचता है 18, तो बचेगा 1875। अब क्या करना है सर, तो सॉल्व कर लो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 0 0, ठीक है। 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15, 500 को इससे उड़ा दो तो बचेगा 250। तो अब आपको क्या करना है, 625 को 250 से गुणा करना है, तो मैं एक जीरो यहीं छोड़ रहा हूँ और इसको गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं गुणा यहाँ साइड पे कर देता हूँ जिससे आपको ये आराम से दिख भी जाए। तो 625 को हम 25 से गुणा करते हैं, सर 250 से करना था, हाँ एक जीरो हम एंड में लगा लेंगे। 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 कैरी 1, 5 छिके 30 और 1 31, 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 5 2 6 5 1, तो ये बन जाएगा 15625 और एक जीरो छोड़ दिया था इतना जूल, जो हमारा आंसर आ जाएगा 15650, 15650। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर निकालना है दोनों एनर्जीज का और हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो फटाफट नोट कर लो इसे फटाफट से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल था। कल हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम जानेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।